पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं यहाँ से अब जो जहाँ पर हमने छोड़ा था इस चैप्टर को, वहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू। आइए, तो जैसा कि हमने स्टोरी को पढ़ लिया था, और स्टोरी में जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचता है और स्कूल पहुंचने के बाद उसके टीचर कहते हैं कि ये मेरा आखिरी लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऐसे आदेश आया हुआ है कि केवल और केवल जर्मन भाषा ही एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। और इस बात को सुनकर उसको बहुत बड़ा आघात हुआ है, झटका लगा है, और वो सोच रहा है कि उसकी जो किताबें हैं, जो उसे किताबें अभी तक कैसी लगती थी, बहुत ही बोरिंग लगती थी, बहुत ही बेकार लगती थी, खराब लगती थी, अब उसे क्या लग रहा है कि अब वो उसकी किताबें जो है उसके पुराने दोस्त हैं, और वो उन अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता, और साथ ही साथ उसके जो टीचर हैं एम हैमल, उन्हें भी वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब उसके इस बात के कारण उसे अपने टीचर कैसे लगने लगे हैं, उनके प्रति उसकी सहानुभूति आने लगी है, उसके प्रति उनकी उसे अच्छा लगने लगा है। पुअर मैन, आई यहाँ तक हमने पिछला चैप्टर कर लिया था, यहाँ तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। पुअर मैन, इट इज एन ऑनर of this last lessons that he had put on his fine Sunday clothes। अब यहाँ पर जो हमारा लिटिल फ्रेंच है वो अपने टीचर को पुअर मैन कह के संबोधित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब उसके प्रति, अब उसके टीचर के प्रति क्या है, सहानुभूति होगी, सिंपैथी तैयार हो रही है, सिंपैथी तैयार हो रही है, तो वो क्या है, अब उसे पुअर मैन कह के बुला रहा है। तो कह रहा है कि अरे ये कितना बेचारा आदमी जो है, वो बेचारा आदमी आज इसलिए इसका लास्ट लेसन है, इसलिए आज सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया संडे क्लोथ्स क्या है पहन के हम सब लोगों को पढ़ा रहे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम्स। अब वो कह रहा, अरे अब मुझे समझ में आया कि गांव के वाले जो लोग हैं वो हमारे क्लास में पीछे वाली बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर। अब सोच रहा, अरे ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि उन्हें दुख हो रहा है इस बात का कि वो स्कूल और क्यों नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर्स फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड फॉर शोइंग देयर रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। अब वो सोच रहा, अरे इसीलिए यहाँ पर आप सब लोग पीछे बैठे हुए हैं, और वो सोचते हैं कि अरे ये हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो टीचर हैं, उनके टीचर के क्या है 40 साल की सेवा के लिए सब लोग धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं, उस देश के लिए धन्यवाद देने के लिए आए, उससे उसका सम्मान प्रकट करने के लिए आए हुए हैं, जो देश अब उनका रहा ही नहीं है। क्योंकि अब एल्सेस और लॉरेन किस में आ गए हैं, जर्मन में आ गए हैं, जर्मनी में आ गए हैं, है ना। और वो पहले किसके थे, फ्रांस के थे। While I was thinking all of this, I heard my name called। जब मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने अपना नाम सुना, जो मुझे बुलाया गया था। It was my turn to recite। अब मेरी बारी थी कि पार्टिसिपल के रूल्स को रिसाइट करने की, दोहराने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rules of the participle although। अब उसे पश्चाताप हो रहा है कि अरे मैं अब पार्टिसिपल को मैंने इतना अच्छी तरीके से याद क्यों नहीं किया। मैं अब, जैसा कि हम सब लोगों को शुरुआत से ही पता है कि शुरुआत से ही उसे पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड भी याद नहीं है, लेकिन अब उसके मन में इच्छा हो रही है कि वो पार्टिसिपल को अच्छी तरीके से सुना पाता, क्योंकि आज आखिरी लेसन है। वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। मेरी इच्छा थी कि मैं पूरी आवाज़ से, जोर से, स्पष्ट रूप से, बिना कोई गलती किए हुए पूरे पार्टिसिपल के रूलों को रिसाइट करके क्या है अपने टीचर को सुना पाता, और उन्हें खुशी मिलती कम से कम कि मैं पार्टिसिपल को याद कर पाया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क। लेकिन मैंने पहले शब्द से ही सभी रूल्स जो थे उनको मिक्सअप कर दिया, और मैं समझ गया कि मेरे से गलती हो गई है, तो मैं चुप हो गया और अपनी टेबल को पकड़े हुए, अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहीं पे खड़ा रहा। माई हार्ट बीट एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मेरे हृदय की धड़कनें तीव्र गति से क्या धड़क रही थी, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़े आगे नजर उठा के अपने टीचर के प्रति देख सकूं। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी।
मैंने सुना मेरे टीचर ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट इज कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें खुद ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम रोज कहते थे अरे हमारे पास तो बहुत समय बचा हुआ है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो अब हम कहाँ आ गए हैं, है ना। रोज हर बच्चे की यही स्थिति होती है कि वो सोचता है कि कल कर लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जब उसके पास समय नहीं रहता है। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल्स विद एल्सेस, अरे देखो कितनी बड़ी समस्या है एल्सेस के साथ में। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल से पढ़ना लिखना सीखना सब छूट जाएगा एल्सेस का। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब समझो तुम कल से क्या करोगे, अब तुमसे सही बात कहने का समय आ गया है। हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तो लिटिल फ्रेंच से उसके टीचर कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम अपने आप को कैसे साबित कर पाओगे कि तुम एक फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपनी फ्रेंच भाषा खुद बोल ही नहीं सकते ना लिख सकते हो, और फ्रांस में रह भी नहीं रहे हो, तुम अपने आप को कैसे साबित करोगे तुम एक फ्रेंचमैन हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन मैं समझता हूँ कि लिटिल फ्रेंच तुम इस दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में भी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सब लोगों को फ्रेंच बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। आवर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, मैं समझता हूँ कि तुम इसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं हो, पूरी तरह दोषी नहीं हो, तुम्हारे माता पिता भी उतने ही दोषी हैं जितने कि तुम। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने तुम्हें शायद पढ़ने के बजाय काम करने के लिए खेतों पर या किसी मिल में काम करने के लिए भेजा होगा, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे वो क्या कर सकें और थोड़ा सा पैसा कमा सकें। एंड आई, और इसका दोष मुझ पर भी जाता है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर ही इसका दोष जाता है कि तुम नहीं पढ़ पाए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, अगर मैंने तुम्हें पाठ पढ़ने के बजाय पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा होता तो शायद तुम पढ़ चुके होते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग्स डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और मुझे दोष इस बात पर भी जाता है कि जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था तब मैंने छुट्टी नहीं दी गई होती, अगर मैंने तुम्हें छुट्टी पर नहीं दिया गया होता तो तुम निश्चित ही पढ़ने लायक हो गए होते। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैम्बल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक के बाद एक करके एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हम सब लोगों को बताया। सेइंग दैट इट इज़ अ वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा कैसी है, दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे वर्ल्ड में सबसे सुंदर भाषा है। एंड द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने कहा कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फ्रेंच भाषा को हम सबके बीच में संरक्षित करके रखना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए, हमें उसे भूलना नहीं। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इन स्लेव्स एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन्स, उनका मानना है कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एनस्लेव हो जाते हैं, और अगर वे जब तक अपनी भाषा को अपने साथ रखते हैं, अपने पकड़े रखते हैं, और तब तक उनके पास उनकी कैद की चाबी होती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स, और इतना कहने के बाद उन्होंने ग्रामर की किताब को खोला और हम सब के लिए पाठ पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, अब मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अब मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ में कैसे आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी,
आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। जितनी भी बातें वो बता रहे थे वो सब की सब इतनी सरल लग रही थी, इतनी सरल लग रही थी कि कुछ पूछो मत। मैं सोचता हूँ कि मैंने इतनी ध्यान से कभी कुछ सुना ही नहीं होगा आज इतनी ध्यान से मैं क्या है सब्जेक्ट पढ़ रहा था। एंड दैट ही हैड एवर नेवर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और मुझे ये भी लग रहा था कि इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने आज से पहले कभी नहीं, धैर्य से अभी तक से कभी नहीं पढ़ाया। It seems almost as if the poor man wanted to give us all the he knew before going away। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि बेचारा वह व्यक्ति जो है, हमारे जो टीचर है, वो हमारे टीचर क्या कर रहे हैं, जितना भी वो जानते हैं वो आज ही के दिन में सारे के सारे हम सबके दिमाग में डालना चाहते हैं। एंड टू पुट इट इन ऑल इनटू आवर हेड्स इन वन स्टॉक, एक ही झटके में सारे के सारे ज्ञान को एक ही साथ में डालना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के लेसन के बाद हम सब लोगों को राइटिंग का लेसन करना था। दैट डे एम हेमल्स हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन द ब्यूटिफुल राउंड हेडेड्स फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए हुए थे और उन कॉपी में बड़ी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से फ्रांस एल्सिस लिखा हुआ था। They looked like a little flags floating everywhere in the school rooms। ये छोटी छोटी कॉपियों पर लिखे हुए फ्रांस एल्सिस जो शब्द थे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो क्या है, फ्रांस के झंडे हों, जो कि पूरे के पूरे क्लासरूम में कहीं पर बिखरे हुए थे, उड़ रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड्स ऑफ द टॉप ऑफ अवर डेस्क, ऐसे लग रहे थे जैसे कि हम सब की डेस्क पर छोटे छोटे झंडे लटका दिए गए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। आप लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ था और सब लोग कितनी शांति से अपना अपना काम कर रहे थे। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज आ रही थी, कागज के ऊपर पेन चलने की आवाज केवल सुनाई पड़ रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स भी उड़ते हुए अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स पर ध्यान भी नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यानी कि सबसे छोटे वाले बच्चे ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कोई बीटल उड़ते हुए क्या है क्लासरूम में आ गया है। Who worked right on tracing their fish hooks, ऐसे सब लोग लगे हुए थे जिस प्रकार से मछली के कांटे में फंसी हुई मछली चाहकर भी नहीं निकल पाती, उसी प्रकार से सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। As if that was with French too। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। तो लेखक सोच रहा है, अरे अब मैं भी क्या है फ्रेंची भाषा में सीख रहा हूँ, लेकिन तभी लिखते समय मुझे छत पर बैठे हुए कबूतर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे। Whenever I looked up from the writings, I saw M. Hamels sitting motionless in the chair। जब कभी अरबी में लिखते समय अपनी नजरें उठाकर एम हेमल की प्रति देखता था तो एम हेमल कैसे मोशनलेस, स्थिर अवस्था में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। गेजिंग फर्स्ट एट द वन थिंग्स देन टू दैट एंड अनदर, किसी एक चीज को पहले देखते थे फिर उसके बाद उनकी नजर दूसरी तरफ चली जाती। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम्स। एक चीज को देखने के बाद फिर अपने माइंड में फिक्स करने के बाद वो उसी स्कूल के दूसरे कमरे की ओर देखते थे। Fancy for 40 years had been there in the same place with his garden outside the windows and his class in front of him। 40 सालों से वो एक ही विद्यालय में पढ़ा रहे थे और एक ही स्कूल में पढ़ाने के बाद जितने भी खिड़की दरवाजे सभी की सभी जो थे वो सेम थे, लेकिन केवल एक ही अंतर आया था कि उस स्कूल के बाहर जो छोटा सा गार्डन था उस गार्डन में पेड़ जो थे वो बड़े हो गए थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। केवल एक ही बदलाव आया हुआ था, क्लासरूम में डेस्क और बेंचेस जो थी वो कैसी हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन्स वर टॉलर, इतने 40 सालों में गार्डन में खड़ा हुआ वॉलनट ट्री जो था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था। And Hopkins that had the planted himself twined
अबाउट द विंडो ऑफ टू द रूफ। जो हुवान के ट्री उन्होंने अपने हाथों से जिन दोनों को लगाया हुआ था, वे अब जो खिड़की से छत पर पहुंच गए थे। हाउ इट हैव मस्ट ब्रोकन द हर्ट टू द लीव इट ऑल पुअर मैन। अब हमारा छोटा लेखक सोच रहा है कि हमारे टीचर जाते समय उनके हृदय में कैसी प्रकार की स्थिति बनी होगी। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम्स अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और अपनी बहन की द्वारा पैक करते हुए अपने बॉक्स को तैयार करते हुए वो क्या सोच रहे होंगे, उनके हृदय पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उन्हें कल एल्सेस छोड़ के जाना ही था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वास्ट वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर इतना साहस था कि वह हर एक पाठ को आखिर तक सुनेंगे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हम सबका इतिहास का चैप्टर आया, लेसन आया। देन द बेबी चेंटेड देयर बा बी बू बेबी। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने बाबी बूबे यानी कक्का किक्की वगैरह जो शब्द होते हैं उनको दोहराना शुरू कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम्स ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स हैंड होल्डिंग देयर प्राइमर इन द बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर विद देम्स। और वो पीछे बैठे हुए ओल्ड हाउसर जो थे वो अपने चश्मे के माध्यम से पुराने प्राइमर में किताब को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उसमें जो शब्द लिखे हुए थे उन शब्दों को दोहरा रहे थे, पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। आप देख सकते हैं कि वो कितने पीछे बैठकर क्या कर रहे थे, रोने का कार्य कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल्स विथ इमोशन। उनकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं के कारण ट्रम्बल हो रही थी, घबरा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम। उनको सुन पाना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मजाकिया था। हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। उनकी स्थिति को देखकर हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, क्योंकि वो रो रहे थे, रोते हुए, और वो पढ़ रहे थे उन सभी चीज़ों को। तो बच्चे थे, तो बच्चों को देखकर क्या है, ऐसा लगता है कि बड़े लोग जब रोते तो उन्हें हंसी आती है। एंड ओह वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फिर मुझे याद आया, अरे ये तो मेरा आखिरी लेसन है। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12। तभी चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजल्स फिर उसी के बाद क्या है, बिगुल बजना शुरू हुआ, तो घंटियां बजने शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। और उसी समय क्या हुआ, पर्शियन सोल्जर्स के ड्रिल का लौटने का समय हो गया। साउंडेड अंडर अवर्स विंडोज। हमारी स्कूल की खिड़कियों से सिपाहियों के आने की आवाज आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हेमल अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बहुत ही विवर्ण दिखाई दे रहे थे, चिंतित लग रहे थे। वेरी पेल का मतलब यहाँ पर चिंतित होने था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। इतना लंबा मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम्स ही कुड नेवर गो ऑन। खड़े होकर उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, और दोस्तों कहने के साथ साथ ही उनका गला भर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके गले में कुछ अड़ गया है, कुछ रुकावट आ गई है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चौक एंड बियरिंग ऑन हिज विथ ऑल हिज माइट ही रोड अ लार्ज लेटर्स एज लार्ज एज ही कुड। उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हुए जितना भी बड़ा हो सकता था उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में वाइवा ला फ्रांस लिख दिया। वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद वो रुक गए और अपना सिर उन्होंने दीवार के सामने झुका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड। अपने हाथों से अपनी भंगिमा बनाते हुए उन्होंने कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। आप लोग जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है और मैं समझता हूँ कि सब भाइयों को, सब दोस्तों को चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा और इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको आसानी से आएंगे। मैं आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डालूंगा, लेकिन तब तक आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी चैनल में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।